हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत हॉट टॉपिक को लेके आए हैं और वो हॉट टॉपिक इसलिए है कि पता नहीं क्यों मन में ऐसी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन अराउंड 90 से 95% जो एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ या यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में। तो 90 से 95% बच्चे जो है मन में डाउट लेके घूमते हैं। डाउट क्या है? कब से शुरू करना है, कब शुरू करना है या कब से शुरू करना है। भाई पहले हमको ये समझना है कि आंसर राइटिंग क्यों करनी है, वाई इट इज नीडेड, है ना। जब हम ये समझ लेंगे तो कब से शुरू करना है ये ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। वाई इज इट नीडेड, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है कि इस आंसर राइटिंग से क्या हेल्प मिलती है, क्या आंसर राइटिंग अभी स्टार्टिंग में अगर कब शुरू करना है, स्टार्टिंग में अगर शुरू करें तो क्या उसको टाइम वेस्टेज में तो नहीं गिना जाएगा? क्या उसको टाइम वेस्टेज में तो नहीं गिना जाएगा कि टाइम अपना हम बर्बाद कर रहे हैं, हम बुक पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई आप सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन ये एक बहुत सॉलिड प्रिपरेशन जो है आपकी आंसर राइटिंग करने से आपकी होती है। वो कैसे होगी, कैसे होती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना प्लस मिल सकता है मार्क्स में, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। ये जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मेरी अपनी थिंकिंग है, आप मेरी थिंकिंग से अलग हो सकते हैं। आप वही करें जो आपको सूट करे। मेरा इस वीडियो के द्वारा सिर्फ एक सजेशन है ये दिखाने का कि आंसर राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन के उससे, और आंसर राइटिंग कब और क्यों शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंपल्शन तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार भी आंसर राइटिंग मत करिए, आप अपनी तैयारी करिए, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर करिए। लेकिन एक चीज़ है कि वो जब हम या तो प्रिपरेशन अगर नहीं करते हैं तो जब हमको कम समय मिलता है तो उस कम समय के अंदर हम अपनी आंसर राइटिंग पे किस तरीके से कमांड हासिल कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग ऑलरेडी कमांड है, बहुत से लोग हैं उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। ये उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एक जनरल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। इन कॉमन जो चीज़ें होती हैं, इन कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं कि वो ऑलमोस्ट 90 से 95% वाकई में लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं आंसर राइटिंग। और फिर या तो बहुत से लोग मीडियम को दोष दे देते हैं कि ये मीडियम से रहता तो और नंबर मिल जाते, ये मीडियम से होता। सर आपने प्रैक्टिस कितना किया? हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम तैयार रहें यूपीएससी के एस्पेक्ट से। यूपीएससी हमारे हिसाब से नहीं हो सकता, हमको यूपीएससी के हिसाब से होना है ना। उसके क्राइटेरिया को हमको फुलफ़िल करना है, उसके मार्क्स को हमको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करें, ठीक है। तो मेरा ऐसा ये सजेशन है, स्टार्ट when you plan to start your preparation। इसका मतलब है कि अगर हम आज से सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, तो आज से नहीं, आज से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस देख लें, इसके बाद हमारा आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है ना, बहुत से लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि उनका ये कहना है कि अभी हमने पढ़ाई नहीं करी, अभी हमने जाना नहीं, तो हम आंसर राइटिंग कैसे करें। आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि आई एम नॉट अपडेटेड इनफ टू राइट ऑन थिंग्स।
आई एम नॉट अपडेटेड इनफ टू राइट ऑन थिंग्स। तो व्हेन डू यू थिंक यू कैन बी अपडेटेड इनफ? कब आपको लगता है कि आप इतनी जानकारी रख लेंगे कि आप पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस, सब के बारे में जो बोला जाएगा लिख लेंगे? और उस वक्त विल यू हैव टाइम? आंसर राइटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप अपना थिंकिंग पैटर्न को सामने, नज़रिए को अपने सामने आंसर के द्वारा स्ट्रक्चर वे में, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो। वी प्रेजेंट इट, है ना? तो ये जो प्रेजेंटेशन है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से ही हम उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से ही हम लर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा, समय रहते करी हुई चीज़ हमेशा अच्छी लगती है और ये सब पे लागू होता है। आज अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए, 2024 के लिए, तो हमको रेडी रहना है अपने आंसर राइटिंग से। यार, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जाके हम आंसर राइटिंग कैसे कर लेंगे? 2 महीने पहले भी हम क्यों करें, जब ईज़िली हम आंसर राइटिंग को अपने फॉलो कर सकते हैं नॉर्मल। अब पता है, एक कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि कैसे करें। जैसे हमने कहा ना, अपडेशन का हम वेट करते हैं। अब पता चला जब तक हम अपडेटेड हुए तो हमारे पास टाइम नहीं है अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करने का। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि स्टार्ट करो आंसर राइटिंग की जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन। और मैं ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, क्लासेस में भी हमेशा बोलता हूँ कि हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। सपोज आप स्कूल डेफिनेटली गए होंगे, है ना? मोस्ट ऑफ देम या तो कॉलेज में होंगे या कॉलेज से निकल गए होंगे। यहां मैं एक बहुत जनरल चीजें बात कर रहा हूं, है ना? अब यहां हम क्या लिख रहे हैं? स्कूल लाइफ कॉमा फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ कॉमा फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों पे आप लिखोगे तो कम से कम 10 टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें, 10 टॉपिक आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप देखोगे कि नॉर्मल अगर आपके पहला फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, या आपके कॉलेज का फर्स्ट डे, आपके कॉलेज का फ्रेशर्स पार्टी, या आपके कॉलेज का लास्ट कॉन्वोकेशन का है, या आपका कोई फ्रेंड है जिसके बारे में आप अपने रिलेटिव के बारे में और खुद के बारे में, यू योरसेल्फ, खुद के बारे में भी ये टॉपिक हैं। देखिए, एक रिलेटिव हो गए, ऑलमोस्ट हर पर्सन के कुछ रिलेटिव्स होंगे जिनके बारे में हम कुछ हद तक जानते हैं, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। कुछ लिखिए, कहीं से शुरुआत करिए, कहीं ख़त्म करिए, लेकिन लिखिए। एक बार बैठना सीखिए, एक धीरे धीरे, फिर उसके बाद उसको टाइम में लेके आना है कि 15 मिनट में मुझे 150 वर्ड लिख रहे हैं। वो चीज़ हम बाद में करेंगे। पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन में ना जाएं आंसर राइटिंग के, पहले हम उसके इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, IBC पे नहीं जाएं। हम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। जनरली हम सोचते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की हम क्लासेस लेंगे अलग से। गो अहेड, डू इट, बट स्टार्टिंग से अगर हम कुछ जाने रहेंगे, जिस गाड़ी को हमको चलाना है, एटलीस्ट ये पता हो कि चाबी कहाँ लगानी है, गियर कैसे लगता है, क्लच ब्रेक का क्या सिस्टम है, और स्टीयरिंग को किस तरीके से घुमाना है। हल्का सा टर्न लेना हो और पूरी गाड़ी घुमा देंगे अगर स्टीयरिंग, तो पूरी गाड़ी घूमने का डर है। यही चीज़ है, आंसर राइटिंग भी एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, जिसको हमको समझना होगा। और समझ तभी सकते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझने में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है। तो अब आपको ये चीज़ देखना है
कि क्या स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव के बारे में, अपने बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने फैमिली, अपने नेबर्स, अपना शहर, अपना स्टेट, आपको जो अच्छा लगता है, कलर, कोई टीवी अच्छा लगता है, कोई हॉबी अच्छी लगती है आपको, कोई भी चीज़ अगर अच्छा लगता है, कोई चीज़ आप खाना पसंद करते हैं, कोई चीज़ पहनना पसंद करते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में लिखें। अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लें, सिलेबस को एनालाइज कर लें, तो वीक में 1 से 2 बार आप 1 घंटा अगर दे देंगे, हफ्ते में 2 घंटे अगर आप दे देंगे इस तरीके के टॉपिक को चूज करके भी लिखने को, तो आपको एक एज मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपको शुरू में नहीं समझ में आएगा। अगर आप में से जो वीडियो देख रहे हैं कोई भी ये प्रैक्टिस करता है तो आप इसको अपने मेंटोर से शेयर करें, जो कि आपकी लिखी हुई चीज़, चाहे वो रिलेटिव की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे स्कूल की हो, उसको इवैल्यूएट करें। अगर कोई ऐसा नहीं है आपके पास तो स्ट्रेट अवे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे, प्लस आप टेलीग्राम पे भी जो है उसको भेज सकते हैं। हम उसको बताएंगे कि आपको धीरे धीरे किस तरीके से आप रिलेटिव, नेबरहुड, स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट के आप कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के, मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक, उस पर आप लिखना शुरू कर देंगे। प्लस एसेज में भी आपको वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो दैट इज अप टू अस कि we want to wait or we want to work. If you want to work, then this is one of the scenarios which I am sharing with you, जिससे आप अपनी चीज़ों को एक्सेल कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग पता है क्या कहते हैं, वो आंसर राइटिंग कहते हैं कि यार मुझे पता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला। और वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से कहते हैं इफ़ यू डोंट नो द कंप्लीट टॉपिक्स, अब वो कंप्लीट टॉपिक पहले जानना चाहते हैं, है ना, सिलेबस का पूरा सिलेबस वो जानना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वो लिखना चाहते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि अरे नहीं करो करो करो। फिर जब बड़े कहते हैं करो तो कहेंगे अरे तो क्या करें, कैसे करें, जब पता ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे। अरे क्यों लिखना है टॉपिक के बारे में, स्टार्ट, मैं लिख दे रहा हूं, स्टार्ट विथ जनरल टॉपिक, स्टार्ट विथ जनरल टॉपिक्स। अगर आपको यूपीएससी के टॉपिक्स के बारे में जानकारी है तो भी मैं कहूँगा कि शुरू के 1 से 2 महीने जनरल टॉपिक लिखिए। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी में मैंने आपको 12-14 टॉपिक जो है बता दिए। वो टॉपिक अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, हमको सेंड भी कर सकते हैं, हम उसको वैल्यूएट करके बता देंगे। धीरे धीरे हम उन चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस चीज़ के कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, कैन आई गिव एक्सक्यूजेस, मुझे अभी सीखना है, वही वाली बात हो जाएगी। मुझे अभी सीखना है, सीखना तो हमेशा रहेगा। करंट अफेयर भी डेली अपडेट करना है, बहुत सारी चीज़ें। क्या जो लोग एग्ज़ाम फाइल क्लियर कर ले रहे हैं वो हिस्ट्री का कुछ भी पूछेंगे 100% सब कुछ बता देगा? मेरे हिसाब से शायद नहीं। तो देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, नो एंड, कोई भी बंद या कोई एंड नहीं है, नो एंड फॉर लर्निंग। तो फिर हम एक्सक्यूज क्यों दें? और जब हमारे पास जनरल टॉपिक, पता है लिखने से हमारी हैबिट बनती है, हम चीज़ों को, अपने थॉट्स को पेन करना सीखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। वो एक चीज़, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, जब आप करेंगे तभी आप फील करेंगे। ये प्री, बहुत से लोग कहते हैं ये प्री के बाद काम करने का है ना। ये क्या करना है? प्री के बाद काम करना। भैया ये बताओ, प्री के बाद आपको मान लीजिए 90 से 100 दिन मिलेंगे, क्या करोगे भैया इसमें? 90 से 100 दिन के अंदर यू वांट टू एक्सेल इन आंसर राइटिंग, यू वांट टू एक्सेल इन एसे राइटिंग, यू वांट टू एक्सेल इन ऑप्शनल्स, यू वांट टू एक्सेल इन टाइम मैनेजमेंट, यू वांट टू कवर अप मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट अफेयर्स, यू वांट टू डू द टेस्ट सीरीज फॉर मेंस। तो आप डिवाइड करिएगा सर, है ना। 100 दिन मान लीजिए अगर है, 100 दिन में डेली 20 घंटा पढ़ रहे हैं तो कितने घंटे हुए आपके पास? 200 घंटे, 2000 घंटे, 2 लाख घंटे।
कितने घंटे हुए वो आप उसको अपने पास खुद नोट करिए, आप खुद जज करिए, और उसको जज करने के बाद आप वो देखिए कि उतने घंटे में ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन करी है, प्लस सोना, रेस्ट करना, खाना पीना, अगर ट्रैवलिंग टाइम लगता तो ट्रैवलिंग टाइम, प्लस पूरा रिवीजन करना, कितना समय आपको मिलेगा कि आप आंसर राइटिंग को कर पाए। जो भी लोग कहते हैं आंसर राइटिंग कम करें, कब करें, उनके लिए ये सटीक आंसर है कि आप इवैल्यूएट कर लीजिए उतने दिनों में। अगर आप कर सके, गो अहेड, गो अहेड। आप जैसा जीनियस कोई नहीं होगा, आप एकदम करें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर जो नहीं करेगा उसकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम चांस क्यों लें? और अगर आप चांस ले सकते हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अप टू यू, आप इवैल्यूएट करिए अपने आप को, है ना। इवैल्यूएट करना, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की? आंसर राइटिंग की। जब हमको कैसे इंपॉर्टेंस पता करें आंसर राइटिंग की? मेंस के जब रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट एवरेज की बात हो रही है। इसका जो डिसीजन है या जो भी चीज़ें हैं वो यूपीएससी डिसाइड करती है ना। ये इसमें हमारा कोई से नहीं है, यूपीएससी डिसाइड करती है। लेकिन कुछ सालों का एवरेज चीज़ों को देखते हुए देखा जाता है 10 मार्क्स में 100 रैंक का लगभग अंतर हो जाता है। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। इमेजिन करिए 8 से 10 मिनट मिलते हैं लगभग एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। उसमें आपको स्ट्रक्चरिंग भी करनी है, पूरा सोचना है कहाँ से कैसे शुरू करना है, इंट्रोडक्शन प्लान करना है, बॉडी प्लान करनी है, कंक्लूजन प्लान करना है, हो सकता है फ्लो चार्ट देना, हो सकता है डायग्राम बनाना, हो सकता है पाई चार्ट बनाना हो। 8 से 10 मिनट है सर, एक में ही नहीं करना है कि एक करके छोड़ दिया। आप यकीन ना हो ना तो एक बार अपने सामने रखिए और 8 से 10 मिनट देखिए आप कितना कुछ लिख रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि अगर लगातार कई क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं, तो इतना इजी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ, है ना। तो अगर आपको ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे, आप साल से 1.5 साल देंगे ही अपने। स्टार्टिंग के 2 महीना हम जनरल टॉपिक करेंगे जब तक हम एनसीईआरटीज अपनी कंप्लीट ना कर लें, एटलीस्ट वंस। कुछ बेस हमको मिल जाएगा। हम हिंदू न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़पेपर आप प्रेफर करते हो वो आप पढ़ेंगे, तो उससे हमको एक आइडिया लगेगा। तब हम जनरल से स्टैटिक टॉपिक, करंट अफेयर्स के टॉपिक, उसको हम कर पाएंगे। और इस तरीके से जो ये 10 मार्क्स का डिफरेंस है वो प्लस 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 प्लस, हम चाहें तो कितने भी प्लस जोड़ के वो एक लेवरेज हम ले सकते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ अपडेशन, सही डायरेक्शन, सही प्रैक्टिस इज़ ऑल द मोर नेसेसरी। तभी हम चीज़ों को, रिसोर्स को अपने यूटिलाइज कर पाएंगे। ये मेरा सोचना है। कैन वी जनरेट एक्स्ट्रा मार्क्स बाय राइटिंग इफेक्टिवली? सबसे पहले हम जाने व्हाट इज इफेक्टिव राइटिंग। आपके हिसाब से किस राइटिंग को बोलेंगे कि वो इफेक्टिव है? इफेक्टिव क्या हुई? इफेक्टिव वो ही आंसर की जो डिमांड पूरी करे, एग्जाम की जो डिमांड पूरी करे, क्वेश्चन को जो सही तरीके से आंसर दे। अब पता चला कि क्वेश्चन पूछा है कि राइट से लेफ्ट जाना है, हमने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, हम लेफ्ट टू राइट में डिस्क्रिप्शन दे दिए। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं। आंसर राइटिंग हमको रिवीजन में हेल्प करता है। आंसर राइटिंग हमारे जो वीक पॉइंट्स है, जब उनके बारे में हम लिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। आंसर राइटिंग हमको बूस्टअप करते हैं, हमारे मोराल को, कि यस, इस टॉपिक पे मुझे लग रहा था कि मैं शायद 10 लाइन 20 लाइन नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने किया और मुझे सफलता मिलेगी। ये चीज़ें आंसर राइटिंग बहुत हेल्प करता है। ट्रस्ट में, मार्क्स इंक्रीज करेगा। और आप जनरली सिर्फ वीक में 2 घंटे देने हैं शुरू के 2 महीने, उसके बाद आप उसको इंक्रीज करिए ना। शुरू में आपको यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक करना ही नहीं है, आप जनरल करिए। अब वही चीज़ है, कितना हम इन चीज़ों को समझते हैं, कितना हम चीज़ों को करते हैं। तो इफेक्टिव राइटिंग कब होती है? जब हम IBC को फॉलो करते हैं। IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या? जैसे इंट्रोडक्शन का एक अपना स्फेयर है, 2-3 लाइन 4 लाइन जैसे लिखना है। बॉडी कोर हो गया। कंक्लूजन वे फॉरवर्ड, आगे क्या, मेरा क्या नज़रिया, वो हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है
अगर टाइम ना हो, 10 मिनट के अंदर 2 आंसर लिखने हो, तो फिर हम IBC नहीं फॉलो करेंगे, हम सिर्फ बॉडी लिखेंगे। और फ्लो चार्ट में हमारी अगर हैबिट होगी तभी हम लिख पाएंगे। और फ्लो चार्ट बना के ऐसे 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 भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, पाई चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। बट उसके लिए हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस प्री और मेंस के गैप में सिर्फ नहीं हो सकती, उसमें आप कर सकते हैं एडिशनल प्रैक्टिस, है ना। 8 से 10 मिनट के अंदर एक आंसर लिखना है, उसको सोचना है पहले लिखने से पहले, फिर आंसर लिखना है, उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, IBC को फॉलो करना है, और इन सब को हमको 8 से 10 मिनट में करना है। अगर हम 1 मिनट भी ऊपर नीचे जाते हैं तो पेपर बहुत सा, आप कोई भी किसी से पूछेंगे जिसने मेंस लिखा होगा, बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि आता हुआ पेपर छूट गया। ट्रस्ट मी, वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है एक इंडिविजुअल के लिए कि आता हुआ पेपर हाथ से छूट गया। कैसे होगा सब इतना लिमिटेड टाइम में? भाई प्लीज टेल प्लीज, भाई प्लीज टेल प्लीज का क्या आंसर है? एक ही आंसर है, आंसर राइटिंग करो और एक्सेल करो, क्लियर करो और आगे बढ़ो। सो दैट इज द कोर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम कोर नहीं समझते, पता है दिक्कत बच्चों के साथ यही होती है कि एक तो या तो मिसगाइड हो जाते हैं या ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि हमको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट करिए। हफ्ते में 2 घंटा देना कोई बड़ा टास्क नहीं है, स्टार्टिंग में तो एकदम भी नहीं है। स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे तो बाद में हम स्टैटिक पोर्शन भी करेंगे। हम शुरुआत तो करें। फर्स्ट डे हम गाड़ी 5वें गियर पे नहीं चला सकते हैं, बहुत मुश्किल है। जनरली लोग, कॉमन लोग, जनरल लोग नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, और उसी के हिसाब से हमको अपना जो पेस है उसको एक्सेलरेट करना है ना। उसी हिसाब से हमको अपनी स्पीड को, गति को बढ़ानी है। प्रैक्टिस इट ऑलमोस्ट 80%, 80 मैंने लिखा है, लेकिन 80 से 90% लोग जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब शुरू कर देनी चाहिए तब नहीं करते। पहले सोचते हैं पहले ये कर लें, अरे यार वो तो देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? आपके पास आंसर है, आप 8 से 10 में सारी चीज़ें कर लेंगे, और जो 10 नंबर में 100 रैंक का अंतर हो जा रहा है उसको आप मेंटेन कर लेंगे। अगर ये प्रैक्टिस करके आपको 30 से 50 नंबर तक का भी लेवरेज मिल जाएगा तो फिर हम ना किसी को दोष दे सकते हैं, ना हम किसी को कल्प्रिट बोल सकते हैं। हम खुद इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि हम सारे आंसर जो है अटेम्प्ट करके आएंगे, और जब सारे आंसर अटेम्प्ट करके आएंगे, हमको पता है, हमने पढ़ाई कर रखी है, हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, टाइम मैनेजमेंट हमको पता है, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे अच्छे नंबर के और हमारे सिलेक्शन के। देखिए लाइफ में कोई भी चीज़ कंपल्सरी नहीं होती है ना। इसी तरीके से आंसर राइटिंग करना भी कंपल्सरी नहीं है। बहुत से लोग डाउट लेके आते हैं, पूछते हैं, बताने पे लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग सुनते हैं और सिर्फ सुन के अच्छा लगा, सुन के खुश हो गए, बंद किया लैपटॉप या मोबाइल, सो गए। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया है तो उसको आप यूज़ करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप उस चीज़ को यूज़ करिए, उस मैटर को यूज़ करिए जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकता है। देखिए मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है समय समय पे उस चीज़ों को बताना। आपको प्रिपेयर करना है, आपको मेहनत करनी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी हो आपकी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, आप दिल्ली ना गए हों, आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो, आपके मन में 4 सवाल हो, आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन कोचिंग के टीचर तक नहीं पहुंच पाते हैं, मन में सवाल रह जाते हैं, अनसॉल्व्ड सवाल रह जाते हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितने भी कायदे से और अच्छे से हो सके हम आपको आंसर दे पाएँ जो कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। इसी तरीके से आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।